नमस्कार बच्चों। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 10 के लिए दौरान के रूप में गद्य खंड से चैप्टर नंबर 1 बड़े भाई साहब लेकर आए हैं और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के बारे में पाठ से पहले जान लेना आवश्यक है। 31 जुलाई 1880 को लहमी गांव में इनका जन्म हुआ और अपने जीवन काल में ही ये कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही प्रेमचंद को लेखन कला का शौक़ था और इन्होंने उर्दू में गुलाब राय के नाम से लेखन कार्य प्रारंभ किया और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से। वहीं ये पत्र व्यवहार के रूप में धनपत राय नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ पर उर्दू में इनका सबसे पहला उपन्यास था सोजे वतन। उस समय भारत में अंग्रेजी सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। इनका ये जो उपन्यास था सोजे वतन, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों के बारे में था, गुलाम भारत पर किए जाने वाले अत्याचारों पे था। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने ये इनका पहला उपन्यास सोजे वतन जब्त कर लिया, प्रकाशित नहीं होने दिया। तो अपने जीवन काल में ही ये कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। इनकी जो कहानियों का संग्रह है वो मानसरोवर नामक कहानी संग्रह में संकलित हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा व मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे इन उपन्यासों और नाटकों पर काफ़ी सारी फिल्में भी बनी हैं और ये नाटक ये उपन्यास उनके काफ़ी प्रसिद्ध और फेमस हैं। तो आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित पाठ में बड़े भाई साहब पढ़ने जाएंगे और देखते हैं कि बड़े भाई साहब पाठ में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले हम पाठ प्रवेश की बात करें, यानी कि हम बात करें कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि सबसे पहली बात ये होती है कि जो हमारे घर में भी जब कोई हमसे छोटा होता है तो हम उसे ये कहते हैं कि ये काम तेरे बस की बात नहीं है, ये काम तेरे बूते का नहीं है। और अक्सर हम छोटों को इग्नोर करते हैं क्योंकि जिनके बड़े होते हैं वो हमेशा छोटे भाइयों पर दादागिरी करते ही हैं। इस पाठ में भी हमने ये देखा कि 2 भाई हैं जिसमें एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़ा भाई अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए हमेशा छोटे को डांटता डपटता है, पढ़ने का निर्देश देता है, किंतु छोटा जो होता है उसे खेल कूद में ही आनंद मिलता था, इसलिए वो पढ़ाई करना पसंद नहीं करता है और अक्सर बड़े भाई साहब की डांट को बोझ और डर के रूप में मानता है। फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर लेखक जो है यानी छोटा भाई स्वयं लेखक है और उसने बात की है उम्र और दर्जे की। यानी कि ये जो छोटा भाई है लेखक है वो ये कहना चाहता है कि जो बड़े भाई साहब थे वो उससे उम्र में 5 साल बड़े थे और वो उनसे 5 साल छोटा था और दोनों ने एक ही समय में पढ़ना प्रारंभ किया था। एक ही समय में पढ़ने का मतलब जिस उम्र में बड़े भाई साहब स्कूल भेजे गए थे उसी उम्र में छोटा भाई भी स्कूल पढ़ने गया था, किंतु इनमें 5 साल का अंतर है, किंतु कक्षा में यानी दर्जे में केवल 3 साल का ही अंतर है। यानी छोटा भाई है वो बड़े भाई साहब से केवल 3 साल पीछे है। बड़े भाई साहब कक्षा 9 में हैं और छोटा भाई कक्षा 5 में है। वहीं इसमें अगर हम बात करें दूसरा हमारा जो बिंदु था अध्ययनशीलता और स्वभाव, यहाँ छोटे भाई ने अर्थात लेखक ने बड़े भाई साहब के बारे में कहा है कि वे स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे। बड़े भाई साहब हमेशा पढ़ते लिखते रहते और उनका पूरा ध्यान केवल किताबों में ही रहता। यहाँ तक कि वो अपने दिमाग को भी आराम देने के लिए किताबों का ही सहारा लिया करते। जब वो दिमाग को आराम देते तो अक्सर किताब और कॉपियों के हाशियों पर कुछ कुत्ते बिल्लियों के चित्र बनाया करते या कुछ ऐसी इबारत लिखते जिसका कि कोई अर्थ नहीं होता। कई बार छोटा भाई उसे पढ़ने की कोशिश भी करता किंतु वह उसे समझ नहीं पाता और अंत में छोटा भाई यही समझता कि शायद उनकी बातों को जानना उसके बूते की बात नहीं है क्योंकि वो छोटा है। तो यहाँ पर बड़े भाई साहब जो थे वो हमेशा पढ़ते रहते थे और पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग को आराम देते थे और उनका यही काम था कि छोटे भाई को हमेशा पढ़ने के लिए दिशा निर्देश देते रहे क्योंकि वो छोटे को पढ़ाने को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझते थे। दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे, इसलिए बड़े भाई की पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि वो बार बार छोटे को पढ़ने के लिए आगाह करते रहे। बचपन का समय, किंतु जो लेखक था
यानी छोटा भाई था, उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। बड़ा भाई बार बार उसे डांटते डपटते, किंतु उसका मन तो खेलने कूदने में लगता। स्कूल से आते ही बागीचे में भाग जाता, फुटबॉल खेलता, क्रिकेट खेलता, और कुछ नहीं होता तो सामने बागीचे में ही चला जाता, टहलता, या कभी हॉस्टल के फाटक पर चढ़कर उसे आगे पीछे हिलाता। इस तरह से जो लेखक था उसका बचपन बीतता जा रहा था, और अक्सर समय आने पर बड़े भाई साहब उसे डांटते डपटते रहते थे, किंतु छोटे पर उसका कोई असर नहीं होता था। वहीं अगला बिंदु है अंग्रेजी विषय का भय। अक्सर जब छोटा खेल कूद में व्यस्त रहता और बड़े भाई साहब की नहीं सुनता, तो एक बार बड़े भाई साहब ने उसे अंग्रेजी विषय का बड़ा ही भय दिखाया और कहा कि तुम क्या समझते हो कि अंग्रेजी जैसा कठिन विषय तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा? तो इस बात से तुम बेफिक्र हो जाओ, ये विषय बड़ा ही कठिन है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं कक्षा 9 में हूँ और मैं जानता हूँ कि ये विषय कितना कठिन है, अच्छों को अंग्रेजी नहीं आती है, तो तुम क्या चीज़ हो? इस तरह से वो अंग्रेजी का विषय का भय दिखाते, डराते और उसे डांटते। और छोटा भाई जो था वो अपने अंदर इतनी क्षमता ना पाता कि वो इस विषय को पढ़ ले। अक्सर वो कई बार भाई साहब के डांटने पर डर ही जाता और वो सोचता कि मैं तो इतना कठिन विषय नहीं पढ़ पाऊँगा। और बड़े भाई साहब की डांट डपट सुनने के बाद अक्सर छोटा भाई ये सोचता कि मैं अब से पढ़ाई करूंगा, और वो एक सख्त टाइम टेबल अपने लिए बना लेता। ऐसे ही पाठ में भी हुआ, जब अंग्रेजी विषय का भय दिखाया बड़े भाई साहब ने, उसे डांटा डपटा, तो छोटे भाई ने एक सख्त टाइम टेबल का निर्माण कर लिया। और बच्चों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है और आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जिस दिन हम डांटते हैं उस दिन फटाफट आप सोचते हो कि पहले घर जाके एक टाइम टेबल बनाएंगे और सख्ती से पढ़ेंगे। 2-3 दिन तक पढ़ते हो और फिर धीरे धीरे टाइम टेबल की अवहेलना यानी टाइम टेबल को अवॉइड करने लगते हो। ऐसा आपके साथ भी होता है और हमारे साथ भी होता था। तो सब पर बनाते हम सबसे पहले टाइम टेबल ही हैं। जब हमें डांट पड़ती है, चाहे वो पेरेंट्स की हो चाहे टीचर्स की हो, तो बनाते हम सबसे पहले टाइम टेबल ही है, क्योंकि जब तक हम कोई नक्शा ना बना लें तब तक उस पर बिल्डिंग या इमारत तो नहीं बन सकती। इसीलिए हम सबसे पहले टाइम टेबल बनाते हैं। यहाँ छोटे भाई ने भी डांट खाने के बाद सबसे पहले टाइम टेबल का निर्माण किया और एक सख्त टाइम टेबल बना लिया। उधर सुबह 6 बजे उठना, सुबह से 10:30 बजे तक अन्य काफ़ी सारे विषय पढ़ना, उसके बाद स्कूल जाना, स्कूल से आने के बाद आधे घंटे रेस्ट करना और कमरे में ही रहकर रेस्ट करना, कहीं बाहर नहीं जाना, और फिर शाम रात 9-10 बजे तक अन्य विषयों के हिसाब से उसने अपना सख्त टाइम टेबल बना लिया, जिसमें खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ गई थी। खेल कूद के लिए लेखक ने कोई स्थान नहीं छोड़ा था। पहले दिन तो टाइम टेबल चलता रहा, किंतु धीरे धीरे दूसरे ही दिन या अगले ही दिन कह सकते हैं कि टाइम टेबल की अवहेलना होने लगी। लेखक का मन तो खेलकूद में था ही, उधर मैदान की सुखद हरियाली, वॉलीबॉल के दाव घात, क्रिकेट की आवाज़ें, मैदान की सुखद हरियाली लेखक को अपनी ओर खींचने लगी। और छोटे भाई ने अर्थात लेखक ने टाइम टेबल की अवहेलना कर दी, टाइम टेबल को अवॉइड कर दिया और खेलने भाग गया। फिर खेल के आने के बाद तो फिर वही डांट खाने के लिए तैयार रहना ही था। लेखक को पता ही था कि आके तो वही डांट पड़ेगी। तो इस तरह से लेखक डांट भी खाता रहता, थोड़ा बहुत पढ़ता भी, किंतु खेल कूद से वो अपना मोह नहीं छोड़ पा रहा था। ये सब कुछ करते कराते सालाना इम्तिहान हुए, यानी एनुअल एग्ज़ाम हुए। और सालाना एग्ज़ाम होने के बाद जब रिज़ल्ट आया तो क्या देखते हैं कि छोटा भाई कक्षा में अव्वल आया और बड़े भाई साहब फेल हो गए। इतनी अथक परिश्रम और अध्ययनशील व्यक्ति यदि फेल हो जाए तो ये बात उसके लिए असहनीय होती है, किंतु लेखक दर्जे में हंसते खेलते खेलकूद में भी लगा रहा और पढ़ाई में भी अव्वल आ गया, कक्षा में भी अव्वल आ गया। इधर लेखक को अपने पर थोड़ा सा घमंड हो आया कि मैं ही अच्छा हूँ, खेलते कूदते कक्षा में पास हो गया। बड़े भाई साहब ने कौन सा तीर मार लिया, इतना पढ़ के भी वो फेल हो गए। और मन तो चाहा कि बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लूँ, किंतु वो छोटा था और ईश्वर ने उसे छोटा ही बनाया था, वो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता था, इसलिए वो चुप रहा। किंतु अब वो धीरे धीरे से आज़ादी से खेलने जाने लगा और उसके हाव भाव देखकर बड़े भाई साहब भी समझ गए थे कि ये आजकल कुछ ज़्यादा ही स्वतंत्र होता जा रहा है। और इन दिनों लेखक को यानी कि छोटे भाई को पतंगबाजी का नया शौक लगाया था। किंतु एक दिन जब सुबह का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके लेखक जब पहुंचा तो बड़े भाई साहब ने उसे लताड़ा और डांटा और कहा कि असल चीज़ है बुद्धि का विकास, कि तुमने कितना सीखा और
किताबें या डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। और बड़े भाई साहब ने बहुत सारे विषयों का उसे डर दिखाया। मैथ्स की बात की कि जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं जो भविष्य में किसी काम की नहीं है हमारे लिए। ये विषय लैंग्वेज की बात की, हिंदी विषय और अंग्रेजी विषय की बात की कि इसमें ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जैसे समय की पाबंदी पर निबंध लिखो। निबंध कम से कम 7-8 पेज का हो। फिर समय की पाबंदी क्या रही जब 7-8 पेज का आप एक ही समय की पाबंदी इतने से विषय पर निबंध लिखवाने जा रहे हो। तो बहुत से ऐसे इतिहास की बात की बड़े भाई साहब ने कि इतिहास में रूस में और फ्रांस में बहुत से शासक हुए जो अपने नाम के आगे एकम, दुअम, तियम, सोलम इस तरह से लगाते जाते हैं। अब उनका इतिहास पढ़ना कितना कठिन है, एक का इतिहास थोड़ा सा भी नंबर भूले और पूरा आंसर गलत। तो इस तरह से सारे विषयों का डरावना चित्र बड़े भाई साहब ने खींचा और उसे बताया कि असल चीज़ है बुद्धि का विकास, कि आप कितना सीखते हो। इस तरह से बड़े भाई साहब ने विषयों का डर दिखाया और विषयों के डर के बाद छोटा भाई काफ़ी डर गया और उसने कहा कि मुझ में तो इन विषयों से लड़ने की हिम्मत अब नहीं है। और इस तरह से करते कराते फिर पढ़ाई शुरू हुई। पहले इम्तिहान के बाद अब दोनों के बीच 2 साल का अंतर रह गया था। इसी तरह से फिर दोबारा से सालाना इम्तिहान हुए और किस्मत की बात देखिए कि छोटा भाई फिर पास हो गया और बड़े भाई साहब वापस फेल हो गए। बड़े भाई साहब काफ़ी दुखी थे और आज तो रिजल्ट वाले दिन वो रो ही पड़े। रो शायद वो इसलिए भी रहे थे क्योंकि शायद अपने फेल हो जाने का उन्हें इतना दुख नहीं था जितना दुख उन्हें छोटे के अव्वल आने का था, क्योंकि हम दूसरों के सुखों से ज़्यादा दुखी होते हैं। यहाँ पर छोटे को ऐसा लगा कि शायद बड़े भाई साहब उसके पास हो जाने से ज़्यादा दुखी हैं, इसलिए शायद उसे ऐसा लगा अपने भाई के आंसू देखकर कि वो भी शायद फेल हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। किंतु फिर उसके मन में एक क्रूर व्यंग आया कि अब हम में 1 साल का ही अंतर है, यदि बड़े भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो हम साथ साथ एक ही कक्षा में रहें और फिर मैं बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लूं। किंतु ये ख्याल आते ही उसने अपने मन को समझाया कि ये ख्याल आना ही उसके मन में बहुत ही गलत है कि बड़े भाई साहब के बारे में वो ऐसा सोचता है। इस तरह से अब दोनों के बीच में 1 साल का अंतर रह गया था और उधर छोटा भाई अब स्वच्छंद रूप से खेलने जाने लगा था। बड़े भाई साहब का डर उसके मन में कुछ कम हो गया था और इधर बड़े भाई साहब का स्वभाव भी कुछ नरम पड़ गया था। उन्होंने छोटे को रोकना टोकना कुछ कम कर दिया था। किंतु एक दिन बड़े भाई साहब ने उसे समझाते हुए कहा कि माँ, दादा और हेडमास्टर साहब का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें माँ और दादा ने इतनी कम कमाई में पढ़ाया लिखाया है, उससे ज़्यादा पैसे को तो हम हॉस्टल में खर्च कर देते हैं। और अनुभव की बात बताई कि इस तरह से डिग्रियां लेने से कोई कुछ नहीं होता। और क्योंकि इसका समझाने का कारण ये था कि जो छोटा भाई था वो पतंगबाजी में मशगूल हो गया था, वो पतंगे उड़ाता था, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी करता था और एक दिन बड़े भाई साहब ने उसे पतंग लूटते हुए देख लिया था और तब उसे समझाने लगे कि हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दादा के गाड़ी मेहनत की कमाई से हम पढ़ रहे हैं। हमें तो इतना भी नहीं आता कि हम जो भेजे गए पैसे उसको महीने भर कैसे चलाएं। और उन्होंने उतने से पैसों में पूरा घर चलाया है। वहीं उन्होंने हेडमास्टर साहब की बात की कि हेडमास्टर साहब जो हैं वो इतने पढ़े लिखे हैं किंतु उन्हें अनुभव नहीं है, इसलिए वो घर नहीं चला सकते और उनकी बूढ़ी माँ अच्छे से घर चलाती है। तो यहाँ पर बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को अनुभव की बात समझाते हुए बताया और हेडमास्टर साहब, माँ और दादा का उदाहरण दिया कि किस तरह से अनुभव व्यक्ति के लिए बड़ा होता है, डिग्रियाँ मायने नहीं रखती हैं। और उन्होंने कहा कि अब तुम बड़ी क्लास में आ गए हो, तुम्हें ये छोटे मोटे पतंग उड़ाने के लिए बाजारी लड़कों की तरह सड़कों पे नहीं दौड़ना चाहिए। और अचानक से एक पतंग दोनों भाइयों के ऊपर से गुजरी और बड़े भाई साहब ने उसे झट से पकड़ लिया और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़ने लगे। और जो बड़े भाई साहब हॉस्टल की ओर दौड़ रहे थे तो इससे पता चल रहा था कि बड़े भाई साहब के दिल में भी अभी एक छोटा बच्चा था, किंतु वो उस छोटे बच्चे को हमेशा दबा लेते थे। वो हमेशा छोटे भाई को बड़े होते हुए छोटे भाई को हमेशा ये सीख देते थे कि उसे पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा समझते थे और वो जानते थे कि मेरी जिम्मेदारी है
हॉस्टल में छोटे भाई को किस तरह से मैं दिशा निर्देश दूं। इसलिए जब छोटे भाई ने समझाने पर ये देखा कि बड़े भाई साहब भी पतंग का शौक़ रखते हैं, तो उसे वास्तव में बड़े भाई साहब के प्रति काफ़ी श्रद्धा हुई, क्योंकि बड़े भाई साहब कभी भी किसी खेल कूद तमाशों में नहीं जाते थे, क्योंकि अगर वो खुद जाते तो छोटे को कैसे सीख देते। जब हमें छोटे बच्चों को सीख देनी होती है तो पहले हमें उस काम को खुद करना होता है, तब हम छोटे को सीख देने के लायक बनते हैं। तो यहाँ बड़े भाई साहब को हम देखते हैं कि बड़े भाई साहब ने किस तरह से अपने मन को खेलने कूदने से रोका और अपने बचपन को त्रोहित करा, अपने बचपन को बड़े में बदल दिया। यानी बचपन में जो चीज़ें उन्हें करनी थी वो उन्होंने नहीं की और बड़े बनकर छोटे को हमेशा दिशा निर्देश देते रहे ताकि छोटे को सही दिशा पर चला सकें। तो बेटा इस पार्ट में बच्चों हमने देखा कि बड़े भाई साहब ने किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया, और जो छोटा भाई था वो छोटा था, उसे इतनी अकल नहीं थी कि बड़े भाई साहब उसे डांट रहे हैं, उसके पीछे उसका ही फायदा है। ये पाठ हमें ये सीख देता है कि हमेशा बड़े बनते हैं तो बड़ों के जैसे कार्य भी करने चाहिए, किंतु बड़ों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन छोटे तभी करते हैं जब बड़े खुद उन पर चल के दिखाएं। यहाँ बड़े भाई साहब शायद अच्छे नंबरों से पास होते तो छोटा भाई उनकी बातों को आसानी से समझ लेता। वहीं छोटे भाइयों को भी ये सीख मिलती है इस पाठ में कि हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि जो बड़े हैं वो हमारे भले के लिए ही कहते हैं। तो इस पाठ के दौरान के साथ ही आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। आशा है आपको पाठ का दौरान अच्छे से समझ में आया होगा और इसके प्रश्न उत्तर आप रिवाइज करें, पढ़ें। धन्यवाद।